दृष्टि एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अनदर टॉपिक कूलॉम्स लॉ लेकर आए हैं। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पर लास्ट वीडियो हम लोग डिस्कस किया था। अब जरा देखें कि इस चैप्टर में कूलॉम्स लॉ में क्या बताया गया है। कूलॉम्स लॉ बेसिकली कोई दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को डिफाइन किया है। कोई भी दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इस फोर्स को डिफाइन किया गया है कूलॉम्स लॉ में। कूलॉम्स लॉ का बेसिकली दो लॉ हैं। यदि आप लोग देखेंगे उसको तो कूलॉम्स में आपको वेक्टर फॉर्म भी मिलेगा एंड स्केलर फॉर्म भी मिलेगा। वेक्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे, स्केलर फॉर्म में हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलॉम्स लॉ का स्केलर फॉर्म। ठीक है सर। तो स्केलर फॉर्म में कूलॉम्स ने क्या कहा है उसका एक छोटा सा थ्योरी आपका यहां पर तो है, लेकिन पहले आप कूलॉम्स लॉ को समझो, फिर आप थ्योरी को आप पढ़ना इसको। कूलॉम्स लॉ कोई भी दो चार्ज जिसकी डायमेंशन बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट वो नेग्लिजिबल डायमेंशन का है, बहुत छोटा चीज को आप ड्रॉ करेंगे तो आप स्क्वायर नहीं बना सकते हैं। बहुत छोटा चीज ड्रॉ करेंगे तो आप एक पॉइंट बना सकते हैं, जस्ट लाइक स्फेरिकल इन शेप। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच Q1 Q2, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, पता होगा। दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है F, इसी फोर्स को डिफाइन कर रहा है कूलॉम्स में। तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, दोनों चार्ज हो गया Q1 Q2, इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलॉम्स फोर्स। तो एक बार जो हम लोग बोले उसको एक बार थ्योरी में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। कोई दो चार्ज, ये रहे दो चार्ज को हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये एक चार्ज, ठीक है सर, यहां पर अनदर चार्ज, ठीक है सर, ये हो गया चार्ज Q1, ये हो गया चार्ज Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए हम F है। कूलॉम्स फोर्स क्या कह रहा है? कूलॉम्स फोर्स का कहना यह है कि कूलॉम्स फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्ज Q1 Q2। एक दो स्टेटमेंट है इसमें, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे इनवर्सली बोलेंगे मतलब 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब चार्ज के बारे में, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड करता है। दोनों यदि सर सेम चार्ज है, प्लस प्लस तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस तो रिपेल करेगा, सर एक प्लस एक माइनस तो अट्रैक्शन करेगा। तो सर हम लोग डायरेक्शन की भी बात कर नहीं रहे हैं, इसलिए छोड़ देते हैं उसको। बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए, बहुत छोटा चार्ज होना चाहिए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन डायमेंशन। ठीक है सर। Q1 Q2 एट रेस्ट, वो रुका हुआ होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसका आंसर डायनेमिक नहीं है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस R है सर। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे, मर्ज करेंगे सर। दोनों में F है लेफ्ट तरफ, तो आप एक F लिख दो सर। प्रोपोर्शनल साइन एक बार लिख दो सर। ये दोनों अलग अलग है सर, दोनों को लिख दो। Q1 Q2 भी लिख दिए सर, और 1/r² भी लिख दिए सर। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो सर सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे करके लिख देते हैं, Q1 Q2/r²। ठीक है सर। पहला चीज हमको ये देखने को मिल गया। नेक्स्ट सर, ये जो प्रोपोर्शनल जो साइन है, ये प्रोपोर्शनल साइन सर जब भी कहीं हटता है सर कुछ ना कुछ लगता है।
तो सर उसको आगे फर्दर हम लोग क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल साइन हटा और सर एक के लग गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये देखो जरा सा, तो सर प्रोपोर्शनली साइन हटा दिए, सर के लग गया। के क्या है, कूलम्ब्स फोर्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, आप दोनों बोल सकते हो। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो है ही, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के अलावा इसका और क्या नाम है सर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो या फिर कूलम्ब्स फोर्स कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो। के का सर रिजल्ट होता है, के का वैल्यू होता है, के फॉर्मूला होता है, के इज इक्वल टू 1/4πε। हम लोग आगे इसको लिखेंगे अभी। तो के मेरा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो कूलम्ब्स फोर्स के बारे में आप इतना बड़ा स्टेटमेंट ना लेकर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कूलम्ब्स फोर्स, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को मर्ज करो और एक रिजल्ट पर पहुंच जाओ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। अच्छे से याद रख लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इसी फॉर्मूला से आपको न्यूमेरिकल्स बनाने हैं, हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको हम नेक्स्ट वीडियोस में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। तो अच्छे से तो रट लो, कूलम्ब्स फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के क्या है सर, देखो के के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस किए हैं। के इज इक्वल टू क्या है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट या कूलम्ब्स फोर्स कांस्टेंट। सर के इक्वल टू, देखो के इक्वल टू आप लिखोगे कैसे, तो 1/4π, ये देखो सर ये ऐसे करके एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इस सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, जैसे कि, लेकिन सर ये है क्या, ये है परमिटिविटी। अभी हम लोग लिखेंगे इसको, पहले इसको देख लेते हैं। 1/4π, अब ये एप्सिलॉन कन्वर्ट हो जाता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर में। ध्यान से सुनना, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर में, ठीक है सर। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं सर ये देखो, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम लोग सर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का सर रिजल्ट होता है, अभी वैल्यू लिखेंगे हम लोग, रुको थोड़ा देर। सर एप्सिलॉन आर क्या है सर, एप्सिलॉन आर को सर हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी सर, परमिटिविटी सिर्फ एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन सर है क्या, एप्सिलॉन, इसको पढ़ोगे, इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, पर ये किस चीज को शो करता है सर, परमिटिविटी को शो करता है, ठीक है सर। तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है, ये जो दोनों चार्ज है हमारा, ये दोनों चार्ज को हम लोग वैक्यूम में रखे हैं। वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है। तो सर यहां पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोगों ने 1 रख दिया सर, 1 रख दिया सर। और 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है सर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग यहां रख देंगे, तो 4 का 4, पाई का 22/7, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10⁻⁻12, ये हो गया। इन सारे वैल्यू को हम लोग रख देते हैं तो सॉल्व करके आता है मेरा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये होता है सर के का वैल्यू, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है सर। ये हो गया परमिटिविटी एप्सिलॉन, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर, जैसे कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप लोग अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। एप्सिलॉन आर फॉर वाटर, ये आप याद रख सकते हो, ये 80 होता है अप्रॉक्स, 80-81 के आसपास, 80 पॉइंट समथिंग वाटर के आप याद रख सकते हो। और फॉर कंडक्टर के लिए जरूर याद रख लेना सर, इसका इनफाइनाइट होता है एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग सर कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का सर नाम अलग अलग, लगभग मीनिंग सर एक ही है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यदि पूछा जाए, यहां पर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जाए, सर हम लोग 80 ही बोलेंगे। यही एप्सिलॉन आर बोलो या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो। कंडक्टर के लिए यानी कि मेटल के लिए, या फिर आपको यदि मेटल का बोले, मेटल के लिए सर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। तो अब बात है कि सर परमिटिविटी होता क्या है।
कोई भी दो चार्ज, सुनना मेरी बात को, कोई भी दो चार्ज को वैक्यूम में रखे हैं सर, वैक्यूम में परमिटिविटी, वैक्यूम का परमिटिविटी 1 होता है। अब दोनों चार्ज को सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस में उठाकर सर हम यहां से पानी में डुबा दिए। अब दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर क्या हो जाएगा? आंसर है घट जाएगा सर। दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो वैक्यूम में लग रहा था और सर जो अभी लगेगा वो घट जाएगा सर। कितना घट जाएगा सर? जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा 1 बाय उतना टाइम्स घट जाएगा। मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, समझना, यहां पर एग्जांपल हम समझा देते हैं। मान लो दो चार्ज है, ठीक है सर, दोनों के बीच का डिस्टेंस सर जो भी है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड जो भी है, एक जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लेते हैं फोर्स जब दोनों चार्ज को वैक्यूम में रखे हैं, वी लिख दिया, फिर एयर में रखे हैं, मान लेते हैं कि सर दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर 160 न्यूटन था। अब दोनों चार्ज को सेम मैग्नीट्यूड और सेम डिस्टेंस में उठाकर सर हम इसको सर हम वाटर में ले जाते हैं, या फिर आप बोलते हैं कि सर ये दोनों चार्ज को सर वाटर में ले जाते हैं। तो सर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है सर? 80। या तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू पूछेंगे या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू पूछेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है सर, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है सर? तो फोर्स अब कितना हो जाएगा सर? फोर्स अब कितना हो जाएगा सर? फोर्स वाटर के लिए सर, फोर्स जितना वैक्यूम में लग रहा था सर 160 लग रहा था, उसको सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड दे दीजिए, जितना घट के रिजल्ट आएगा सर 160/8 इक्वल टू 2 न्यूटन। दो चार्ज सेम मैग्नीट्यूड सेम डिस्टेंस के साथ जब तक एयर में था तो जितना फोर्स लग रहा था, जब उसको उठा के हम सर वाटर में ले आएंगे तो उसका वाटर में सर उसका दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। कितना टाइम डिक्रीज कर जाएगा? तो 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। देखो ये क्या था, ये क्या था? फोर्स इन एयर या वैक्यूम, और ये क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1/k टाइम सब डिक्रीज कर गया। तो कोई भी दो चार्ज को जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, वैक्यूम एक मीडियम, हम अनदर मीडियम में ले गए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाएंगे, यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो बोलो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स घटेगा। मान लो एक वाटर है और एक ग्लास है, या एक अनदर टाइप का वाटर है, एक अनदर टाइप का वाटर है, दो अलग अलग मीडियम है। कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम ले जाएंगे तो सर दोनों यदि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यदि चेंज है तो सर दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स भी सर चेंज होगा। कितना चेंज होगा सर? यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स घटेगा। या फिर ऐसा बोल रहे हैं कि यदि उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू घट रहा है तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर बढ़ेगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर परमिटिविटी सर होता क्या है सर? जो मीडियम था, जब दो चार्ज को ले गए तो इस मीडियम में मतलब वाटर के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स क्या करते हैं सर? चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रोकते हैं, अपोज करते हैं। यानी कि परमिटिविटी जस्ट लाइक एक परमिशन है कि वो मीडियम अपने पार्टिकल्स को परमिशन देता है कि जाओ दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को रोको। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा वो रोकेगा, जितना ज्यादा रोकेगा उतना ज्यादा फोर्स दोनों के बीच में, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को उतना कम होगा। जस्ट लाइक सोचो जरा सा कि मान लो एक ये बॉडी एक ये बॉडी, हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी एयर में हम इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो सर बड़े आसानी से स्ट्राइक कर रहे हैं क्योंकि यहां पर एयर है। एयर का ऐसा बोलो, हम ये दोनों चार्ज है, या एयर में ऐसा बोलो कि यहां पर सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 है, तो हमको कोई अपोज करने वाला नहीं है सर, हम डायरेक्टली इसको स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा समझना कि यहां पर वाटर हो गया, तो वाटर में जब हम हाथ को स्ट्राइक करेंगे, आप इमेजिन करना कि सर जब वाटर में स्ट्राइक करेंगे तो वाटर के अपोज में जब मेरा हाथ मूव करेगा तो सर मेरे हाथ को रोका जाएगा। तो सर अब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर घट जाएगा। अब यहीं पर समझना कि यहां पर एक बालू डाल दिया, हम डस्ट डाल दिए, पूरा बालू डाल दिए और सर बालू के ऊपर हाथ चलाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा। जस्ट लाइक आप ऐसा समझना कि दो चार्ज के बीच में सर कंडक्टर डाल दिए, तो कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को जबरदस्त अपोज करेगा, भाई हम तुमको फोर्स लगाने ही नहीं देंगे। तो कंडक्टर के बीच में यदि दो चार्ज को कंडक्टर में ले जाएं और पूछा जाए दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो बोलेंगे सर 0 होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि सर ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे सर, तो इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़े नंबर को सर एक छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे सर, रिजल्ट ऑलमोस्ट 0 निकलेगा सर। तो यदि सर कंडक्टर के बीच में यदि कोई दो चार्ज है सर, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर ऑलमोस्ट 0 होता है सर। आई थिंक कूलम्ब्स फोर्स का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा कि कूलम्ब्स फोर्स बेसिकली है क्या। कूलम्ब्स फोर्स बेसिकली दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, यदि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को यदि हम लोग मीडियम चेंज करते हैं तो सर फोर्स भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा मतलब बढ़ेगा या घटेगा सर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यदि बढ़ रहा है तो फोर्स घटेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू यदि घट रहा है सर तो फोर्स बढ़ेगा।
सिंपल सी बात है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख दिया, एप्सिलॉन आर आपके क्वेश्चन में जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसका एप्सिलॉन आर दिया हुआ रहेगा। फिर भी जनरली वाटर और कंडक्टर का याद रखना कितना होता है, ठीक है। ग्लास का भी होता है तो 3, 4 से लेकर वो 8 तक हो सकता है ग्लासेस का, तो सबका याद रखना जरूरी नहीं है, आप कुछ कुछ के याद रखना। इस तरह से आप लोगों ने के का वैल्यू भी याद रख लिया, डाइलेक्ट्रिक इसका कुलाम्ब्स फोर्स कांस्टेंट के, ये कैपिटल के है, ध्यान रखना। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये आप सिंपल आप इस चीज को ऐसा कर सकते हो कि के का जब भी वैल्यू का जरूरत पड़े तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर फॉर वैक्यूम या एयर के लिए 1 होता है, तो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी याद रख लो तो काफी है। और वैल्यू ये याद रखोगे तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना हो गया। अब देखना जैसा कि कूलम्ब्स फोर्स कहां जाके फेल हो जाता है। तो कूलम्ब्स फोर्स के इनमें से कम 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद रखना है। 5 पॉइंट हम लिखे हैं, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2 चार्ज जो लिखवाए थे हम, दोनों चार्ज का पॉइंट चार्ज होना बहुत कंपलसरी है सर। लिखवाए थे हम, यहां पर डेफिनेशन में लिखा हुआ है पॉइंट चार्ज होना कंपलसरी है सर। ये देखो पॉइंट चार्ज, दोनों चार्ज का पॉइंट चार्ज होना कंपलसरी है सर, ठीक है। तो इट होल्ड्स गुड फॉर पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज है और सर रेस्ट पर है सर, ठीक है। ये एक अच्छी बात हो गया। दूसरा अच्छी बात ये हो जाता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना कम कर दिया जाए सर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, यहां पर गौर करना, 10⁻⁻15 मीटर। सर यदि इससे ज्यादा आप सामने कर देंगे ना तो कूलम्ब्स फोर्स सर यहां पर जाकर सक्सेस नहीं हो पाता है, कूलम्ब्स फोर्स यहां पर फेल हो जाता है सर। दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस को बढ़ा दो चलेगा, पर घटाना कितना घटाना है सर, 10⁻⁻15 मीटर से कम मत कर दो। यहां कर दोगे सर कूलम्ब्स फोर्स अब यहां पर फेल हो जाता है सर, ठीक है। अब सर बढ़ाना है, कितना बढ़ा दें, किलोमीटर बताया गया है, पर कितना किलोमीटर ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो फ्यू किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि आप दोनों चार्ज को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रख दोगे तब भी दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स लगेगा सर, नहीं लगेगा सर। दो चार्ज को डिस्टेंस यदि आप इनफाइनाइट कर दोगे तब भी फोर्स लगेगा सर, नहीं लगेगा। कुछ ही किलोमीटर के बाद सर दोनों चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स सर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सर रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस लॉ इज अप टू अ फ्यू किलोमीटर ओनली, कुछ ही किलोमीटर तक लगता है सर। अभी आपने पढ़ा सर ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम को चेंज करने पर सर फोर्स चेंज होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेविटेशनल लॉ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है सर, वो मास पर डिपेंड करता है। आप उस दो बॉडी के बीच, दोनों बॉडी का मास सेम है, दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस सेम है, मास के कारण लगने वाला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स होता है कूलम्ब्स फोर्स। दो बॉडी को लेकर आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी मीडियम में चले जाओ, दो बॉडी के बीच लगने वाला फोर्स सर उतना ही रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट होता है पर कूलम्ब्स फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है। डिफरेंस को समझ जाना, मीडियम डिपेंडेंट होता है, तो मीडियम डिपेंडेंट होता है ये याद रख लो, पॉइंट चार्ज होता है ये याद रख लो। 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा सामने नहीं करना है दोनों चार्ज को। क्यों नहीं करना है ये बात आप समझोगे जब डाइपोल में पढ़ोगे तब, कि वहां पर क्या डिफरेंस आ जाता है। एंड सर कितना दूर करना है, कुछ किलोमीटर से आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, नहीं तो दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को फिर आप डिफाइन नहीं कर पाओगे। एंड ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये भी आप याद रख सकते हो, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। तो कूलम्ब्स लॉ के ये हो गए आपके लिमिटेशंस। उम्मीद करते हैं कि आपको कूलम्ब्स लॉ का बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया होगा कि कूलम्ब्स लॉ क्या है और कूलम्ब्स फोर्स क्या है। हम लोग अगले वीडियो में कूलम्ब्स फोर्स के कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे एंड इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स को भी हम लोग ऐसे बैक टू बैक एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के अनदर वीडियो में। थैंक यू।